चैप्टर का नाम है बीआरएस, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। एक ऐसा स्टेटमेंट जो हम रिकंसाइल करने के लिए बनाते हैं। रिकंसाइल का मतलब क्या होता है, पहले उस बात को समझ लेते हैं, उसके बाद हम बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट को समझेंगे और बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट को बनाना सीखेंगे। रिकंसाइल का मतलब होता है मैच करवाना, यानी अगर हमारे यहाँ डिफरेंसेस आ रहा है तो उस डिफरेंसेस को हमें मैच करवाना है, उस डिफरेंसेस को हमें सही करना है। अब डिफरेंसेस आएगा किन किन के बुक्स में? देखिए, दो किताबें होती हैं। पहली होती है कैश बुक, जो कस्टमर अपने पास रखता है, ये कस्टमर की होती है। दूसरी होती है पासबुक। पासबुक दरअसल बैंक की बुक होती है, लेकिन क्योंकि बैंक के इतने सारे कस्टमर्स होते हैं, बैंक उसको हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए बैंक अपनी पासबुक कस्टमर्स को ही दे देता है। और जब हमें समय समय पर बैंक अकाउंट को मैच करवाना हो या बैंक अकाउंट को चेक करना हो, तो हम वो पासबुक लेकर के बैंक में चले जाएं और पासबुक में एंट्री करवा लें। तो जब हम एंट्री करवाते हैं पासबुक के अंदर, और हम एक एंट्री अपने यहाँ कैश बुक में कर रहे होते हैं, दोनों बुक्स में जब डिफरेंस आता है, दोनों बुक्स में जब डिफरेंस आएगा, तो उस डिफरेंस के लिए हम तैयार करते हैं क्या? BRS, यानी बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। BRS को समझना बड़ा आसान है, सिर्फ अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ लें तो BRS आपके लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं होने वाला। अब BRS के अंदर क्या क्या बातें होती हैं, उन बातों पर जरा गौर कर लेते हैं। BRS के टोटल 4 केसेस हैं। कितने केसेस हैं? 4 केसेस हैं। सबसे पहली चीज आपको याद रखना है कि केस नंबर 1 और केस नंबर 4, यो ब्रो, केस नंबर 1 और केस नंबर 4 दोनों का ट्रीटमेंट सेम होगा। दूसरी बात, सेकंड केस और थर्ड केस, यानी कि सेकंड केस और थर्ड केस, ये दोनों केसेस का ट्रीटमेंट भी सेम होगा। अब ये ट्रीटमेंट सेम होगा क्यों, और अगर सेम है तो फिर इन बुक्स को अलग अलग क्यों बनाया गया, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम पहले केस की तरफ बढ़ते हैं। पहला केस ये कहता है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी कि हमें कौन सा बैलेंस नोट करना है? हमें बैलेंस देखना है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। जब मैं बात करता हूं डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक की, तो इसका मतलब होता है कि ये फेवरेबल बैलेंस है एज पर कैश बुक। फेवरेबल बैलेंस का मतलब क्या हो गया? फेवरेबल बैलेंस का मतलब है कि कैश बुक के हिसाब से ये पॉजिटिव बैलेंस है। अब कैश बुक के हिसाब से पॉजिटिव बैलेंस क्या होता है? कैश बुक में दो चीज़ें होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट वाला पॉजिटिव माना जाता है, क्रेडिट वाला नेगेटिव माना जाता है। पासबुक में दो चीज़ें होती हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। पासबुक में डेबिट वाला माइनस माना जाता है और क्रेडिट वाला प्लस माना जाता है। इसको आसान शब्दों में समझने के लिए, जब हम अपने अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करते हैं, ध्यान से समझिएगा, जब हम अपने अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करते हैं तो उस वक्त हम उसकी एंट्री क्रेडिट साइड में कर रहे होते हैं। लेकिन जब हमारे अकाउंट में पैसा आता है तो हमारे मैसेज क्या आता है? हमारे में मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। इसका मतलब कि जो हमारी कैश बुक का सिस्टम है वो हमारी पासबुक के सिस्टम से जस्ट अपोजिट है। कैश बुक में जो चीज़ डेबिट होगी वो पासबुक में क्रेडिट होगी, कैश बुक में जो चीज़ क्रेडिट होगी वो पासबुक में डेबिट होगी। ठीक है, तो पहली केस जो है, पहले केस के अंदर ये 2 पॉइंट्स लिख करके आ सकते हैं, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक या फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आपको ऐड करनी है और क्या क्या चीज़ें आपको माइनस करनी है, उसको समझाने के लिए मैं आपको एक टेक्निक बता देता हूं, जिस टेक्निक के थ्रू आप समझ जाएंगे कि कौन सी चीज़ें हमें प्लस करनी है और कौन सी चीज़ें हमें माइनस करनी है। सबसे पहली चीज़, आप अपने दोनों हाथों को आगे रख लें और जिस तरीके से आपके यहाँ पर लिखा हुआ है उसी तरीके से यहाँ पर आपको ट्रीट करना है। यानी कि आपका राइट हैंड साइड आपकी कैश बुक मान लें और आपका लेफ्ट हैंड साइड आपकी पासबुक मान लें। दोनों हाथों को आगे रखें, दोनों हाथों को सामने रखें, और जब जब मैं आपको कोई पॉइंट बताऊं उस वक्त आपको ध्यान ये रखना है कि कौन सा हाथ ऊपर जाएगा और कौन सा हाथ नीचे जाएगा।
लेकिन एक और बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि फर्स्ट केस के अंदर, कौन से केस के अंदर, फर्स्ट केस के अंदर और फोर्थ केस के अंदर, फर्स्ट केस एंड फोर्थ केस, इन दोनों के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी कैश बुक में एडजस्टमेंट कर सकते हैं, यानी आप अपने पासबुक को टच नहीं कर सकते। अगर बैलेंस यहां ज्यादा है और यहां बैलेंस कम है तो इसको प्लस करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। मतलब आपकी पासबुक में एडजस्टमेंट फर्स्ट केस और फोर्थ केस में नहीं करना है। तो किस बुक में एडजस्टमेंट करना है, आपको अपने कैश बुक में एडजस्टमेंट करना है। यानी आप ये मान लें फर्स्ट केस में कि आपके दोनों हाथों में से ये वाला जो हाथ है सिर्फ इसको यूज करना है, इस वाले हाथ को यानी लेफ्ट हैंड साइड को यानी पासबुक के बैलेंस को आपको टच भी नहीं करना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता चलूंगा, आप उन पॉइंट्स के हिसाब से देखें कि कौन सी चीज प्लस होगी और कौन सी चीज माइनस होगी। रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट्स को समझिए, कॉन्सेप्ट्स पर टिके रहिए, आपका आंसर कभी गलत नहीं आ सकता, आप कभी गलत नहीं कर सकते। सबसे पहला पॉइंट मैं लेता हूं यहां पर, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। फर्स्ट पॉइंट है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं केस नंबर 1 की, जहां पर हमें डेबिट बैलेंस दिया होगा क्वेश्चन के अंदर एज पर पासबुक, सॉरी एज पर कैश बुक। तो हमें फर्स्ट पॉइंट यहां दिया गया है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब इस बात को ध्यान से समझिए, जब हम किसी को चेक इशू करते हैं, जब हम किसी को पेमेंट देते हैं, चेक्स देते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम हमारे कैश बुक में से उस बैलेंस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, कैश बुक में से उस बैलेंस को हम माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर देंगे, हम ये मान करके चलेंगे कि हम सामने वाले व्यक्ति को चेक दे रहे हैं, इसका मतलब हम सामने वाले व्यक्ति को पेमेंट दे रहे हैं, इसका मतलब हमारा बैंक अकाउंट का बैलेंस जो है वो कम होगा। लेकिन अब हमने क्या किया, चेक इशू कर दी, तो हमारा देखिए सामने हाथ रखिए, अब हमारा हमने चेक इशू की है तो हमारा कौन सा बैलेंस कम हुआ है, हमारा कैश बुक का बैलेंस कम हुआ है, पासबुक का बैलेंस अभी भी वही है। ठीक है, अच्छा पासबुक का बैलेंस कब कम होगा, जब सामने वाला व्यक्ति जिसको हमने चेक इशू की है वो जाकर के पेमेंट के लिए उन चेक्स को लगा देगा, तब हमारा पासबुक का बैलेंस भी कम होगा। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। यानी हमने चेक इशू कर दी, हमने मान लिया कि हमारा बैंक अकाउंट का बैलेंस कम होगा, लेकिन ये अभी तक कुछ कम नहीं हुआ। अब इस रिकंसाइल करना है, इसको सही करना है, तो क्या करना चाहिए, मैंने आपको बताया था फर्स्ट केस में आप इसको कुछ भी नहीं कर सकते, यानी ये हाथ आप मान करके चलें कि आपका हिलता ही नहीं है, ये हाथ आपका एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये वाला हाथ आपका नीचे चला गया है। करेक्शन करना है, दोनों को बराबर पर लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इस वाले हाथ को यानी कि आपकी कैश बुक के बैलेंस को क्या करना पड़ेगा, वापस से प्लस करना पड़ेगा, वापस से ऊपर उठाना पड़ेगा, ताकि दोनों हाथ जो है वो बराबरी पर आ जाएं। इस कॉन्सेप्ट के साथ आप अगर चलेंगे तो आपका पॉइंट कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो पहली बात कि जो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट है, ये क्या होंगी, ये प्लस होंगी, किसमें, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक में, यानी केस नंबर 1 के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चेक या कैश डायरेक्टली डिपॉजिट किया गया है हमारे बैंक अकाउंट में, समझिए इस बात को, किसी व्यक्ति ने जाकर के मेरे अकाउंट में फीस डाल दी, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन किसी बच्चे ने जाकर के, किसी पेरेंट्स ने जाकर के मेरे अकाउंट में फीस डिपॉजिट कर दी, यानी मेरे दोनों हाथ यहां थे, पासबुक में उस व्यक्ति ने जाकर के पैसे डाल दिए, यानी बैंक अकाउंट में पैसे डल गए, मतलब मेरा पासबुक का बैलेंस बढ़ गया। लेकिन कैश बुक का तो बैलेंस अभी भी यही है, क्योंकि हमने कैश बुक में रिकॉर्ड किया नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया फर्स्ट केस में इसी से काम करना है, यानी हमें क्या करना है, फर्स्ट केस में इस पॉइंट को भी ऐड कर देना है। तो सेकंड वाला जो पॉइंट होगा आपका, चेक या कैश डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये वाला पॉइंट भी आपका प्लस हो जाएगा। ठीक, तीसरी बात, इंटरेस्ट या डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, इंटरेस्ट या डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक,
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बैंक ने कुछ इंटरेस्ट लिया, कुछ डिविडेंड लिया। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड होता है, मैं पहले आपको सेकेंड चैप्टर के अंदर बता चुका हूं, डिविडेंड का मतलब होता है पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ये वो प्रॉफिट होता है जब इंसान शेयर्स में इन्वेस्ट करता है तो शेयर होल्डर्स को कुछ पैसा दिया जाता है एज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, जिसको डिविडेंड कहा जाता है। तो इंटरेस्ट या डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, जाहिर सी बात है दोनों हाथों को आगे करें, इंटरेस्ट या डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक का मतलब हमारे बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ा, यानी हमारी पासबुक का बैलेंस बढ़ा, लेकिन कैश बुक का बैलेंस अभी भी वही। हमें बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कैश बुक के बैलेंस को भी प्लस करना पड़ेगा। चौथा पॉइंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज रियलाइज्ड। बिल्स ऑफ एक्सचेंज रियलाइज्ड, रियलाइज का मतलब होता है मिल जाना, पैसा मिल गया है हमें। बिल ऑफ एक्सचेंज का पैसा मिला है, जाहिर सी बात है हमारा बैंक अकाउंट बड़ा होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होते हैं? बिल्स रिसीवेबल होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल्स रिसीवेबल यानी जिसने हमें पैसा नहीं दिया, हमें एक बिल दे दिया साइन करके, उस बिल का पैसा हमें रियलाइज्ड हो गया, मतलब हमारे बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ गया, यानी हमारा लेफ्ट हैंड ऊपर बढ़ गया, लेकिन राइट हैंड अभी भी वही है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसको भी प्लस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें कुछ पॉइंट्स को प्लस करना है और कुछ पॉइंट्स को हमें माइनस भी करना है, लेकिन अभी मैं आपको माइनस वाले पॉइंट्स भी बताऊंगा। पहले प्लस वाले जितने पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पर हम चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चेक डिपॉजिटेड इन बैंक। चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। लेकिन कहां रिकॉर्ड नहीं हुआ है? कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमने चेक डिपॉजिट कर दी अपने बैंक अकाउंट में, तो हमारा लेफ्ट हैंड का बैलेंस जो है वो बढ़ गया, यानी पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, लेकिन कैश बुक का बैलेंस अभी तक नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया अभी तक कैश बुक में। तो हम इसको रिकॉर्ड कर लें फटाफट से, यानी हम इसको भी क्या कर दें? इस पॉइंट को भी हम प्लस कर दें। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इस पॉइंट को भी हम ऐड करेंगे। अगली बात, अंडर कास्टिंग एरर और ओवर कास्टिंग एरर, इन पॉइंट्स को थोड़ा सा समझना है आपको। अंडर कास्टिंग एरर रिसीट साइड का, अंडर कास्टिंग एरर इन रिसीट साइड, और साथ ही साथ ओवरकास्टिंग एरर इन पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। देखिए, अंडरकास्टिंग एरर का मतलब होता है, अंडरकास्ट का मतलब होता है हमने उसको कम नापा या हमने उसको कम टोटलिंग में हमने मिस्टेक कर दी, हमने उसका बैलेंस कम लिखा। तो जब हम उसका बैलेंस कम लिखेंगे, यानी क्या हुआ है समझिए इस बात को, यहां पर हमने अपने कैश बुक का बैलेंस कम लिख लिया, या हमने उसके कैश बुक का बैलेंस को कम नोट कर लिया, या हमने टोटलिंग मिस्टेक कर दी, हमने बैलेंस कम नोट किया, तो हम क्या करेंगे? हमारा पासबुक का बैलेंस तो वही है, एज इट इज है। कैश बुक के अंदर हमने दिक्कत की है, तो कैश बुक के अंदर हम क्या करेंगे? इस बैलेंस को वापस से प्लस कर देंगे, यानी अंडरकास्टिंग एरर इन रिसीट साइड भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब ओवरकास्टिंग एरर इन पेमेंट ऑफ कैश बुक, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। कैश बुक का पेमेंट साइड कौन सा होता है? कैश बुक का पेमेंट साइड होता है लेफ्ट हैंड साइड वाला, यानी क्रेडिट साइड वाला पेमेंट साइड होता है। क्रेडिट साइड वाले को हमने पेमेंट साइड वाले में ज्यादा बैलेंस बना दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमने कैश बुक बनाते टाइम ज्यादा बैलेंस लिख दिया है। तो हम क्या करेंगे? उस बैलेंस को, जो ओवरकास्टिंग एरर है, अगर ओवरकास्टिंग एरर हमारा रिसीट साइड में होता तो हम इसको माइनस करते, लेकिन क्योंकि ये पेमेंट साइड में है, हमने पेमेंट साइड में जो है ज्यादा दिखा दिया है पैसा, तो हम उसको क्या कर देंगे? उस पॉइंट को भी हम प्लस करेंगे। क्यों प्लस करेंगे? क्योंकि ये पेमेंट साइड वाला है कैश बुक का। अगर ये रिसीट साइड होता कैश बुक का तो हम इसको क्या करते? हम इसको माइनस करते। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो हम प्लस करते हैं। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी हो सकते हैं, जैसे बैंक हमें गलत क्रेडिट कर दे, रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक हो जाए, यानी बैंक हमें गलत पैसे भेज दे। कई बार ऐसा आपने सुना होगा न्यूज़ में, रिपोर्ट्स में, जहां पर ये बताते हैं कि अकाउंट में गलती से किसी के अकाउंट में पैसे आ गए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 50 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ गए या गलती से आ गए।
तो गलती से आने में क्या होता है, रॉन्ग क्रेडिट किया है बैंक ने। अब देखिए मैंने अभी आपको क्या समझाया था, मैंने आपको समझाया था क्रेडिट शब्द अगर बैंक के साथ जुड़ जाए, क्रेडिट शब्द अगर बैंक के साथ जुड़ जाए तो क्या होता है, पैसा हमारे अकाउंट में आया है। तो रॉन्ग क्रेडिट किया गया है, यानी रॉन्ग गलती से पैसा हमारे बैंक अकाउंट में बढ़ गया। तो यहां पर क्या हुआ, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक का बैलेंस अभी भी एज इट इज वही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस बैलेंस को भी यहां पर क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो प्लस में आते हैं। मैंने आपको ये कुछ पॉइंट्स बताए हैं, इसके अलावा कोई और पॉइंट भी अगर आपके दिमाग में है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कीजिए और उसमें बताइए कि वो प्लस होगा या माइनस, और नहीं समझ में आता है तो मुझसे आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। जो मैंने अभी आपको हाथों वाला कॉन्सेप्ट समझाया, ये कॉन्सेप्ट दरअसल एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लें, लॉजिक को समझ लें, इनको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई टीचर्स इनको रटवाते हैं, रटने की ज़रूरत नहीं है बेटा, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है, आपको सिर्फ लॉजिक को समझना है। और लॉजिक अगर आपने समझ लिया है, लॉजिक अगर आपका क्लियर है, तो मुझे नहीं लगता कि फिर आगे आपको कोई चीज़ रटने की आवश्यकता पड़ने वाली है, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इन प्लस वाले पॉइंट से हट करके अब हम चलते हैं माइनस की तरफ, यानी कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमारे माइनस होंगे, उन पॉइंट्स की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो माइनस वाली चीजों में क्या होगा, इनके अपोजिट चीजें हो जाएंगी, यानी कि हमें पासबुक का बैलेंस जो होगा वो कम दिख रहा होगा और हमें कैश बुक का बैलेंस भी क्या करना पड़ेगा, हमें कैश बुक का बैलेंस भी कम करना पड़ेगा। तो चलिए माइनस वाले पॉइंट्स को एक बार समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं अगर यहां डिस्कस करूं तो पॉइंट है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हम इश्यू कर रहे थे, पहले केस में क्या करते थे, इश्यू कर रहे थे, हम किसी को चेक्स दे रहे थे। अब हमें किसी ने चेक दी, हमने उन चेक को जाकर के डिपॉजिट किया, हमने चेक लेकर के गए बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया और हम ये मान रहे हैं कि हमारा बैंक अकाउंट बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए। चेक डिपॉजिटेड, लेकिन बैंक ने क्या किया, कलेक्टेड नहीं की, यानी अभी तक बैंक ने पैसा हमारे अकाउंट में नहीं भेजा है, बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। तो समझिए यहां पर हमने कौन सा स्टेटमेंट बढ़ा दिया होगा, अभी हमने अभी कैश बुक का स्टेटमेंट बढ़ा दिया होगा। क्यों बढ़ा दिया होगा, हम ये मान करके चल रहे होंगे कि किसी ने हमें चेक दी है तो उसका पैसा हमें मिल जाएगा, यानी हमारा कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा। लेकिन हमारा पासबुक का बैलेंस अभी भी वही है। क्यों है अभी भी वही, क्योंकि नॉट कलेक्टेड बाय बैंक है, बैंक ने अभी उस पैसे को कलेक्ट नहीं किया, यानी कैश बुक हमारा बढ़ा। अगर पासबुक में भी पैसा आ जाता, अगर बैंक स्टेटमेंट में भी पैसा आ जाता तो हम यहां पर भी प्लस करते, लेकिन हम इसको प्लस नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम अभी इसको यहीं रखेंगे कांस्टेंट। ये वाला बैलेंस हमारा बढ़ गया है तो क्या करना पड़ेगा, हमें इस वाले बैलेंस को हमें कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम कर देंगे माइनस, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है चेक डिपॉजिटेड, लेकिन हुआ क्या, डिसऑनर्ड हो गई। डिसऑनर्ड का मतलब क्या होता है, डिसऑनर्ड का मतलब होता है ऑनर नहीं मिलना, सम्मान नहीं मिलना। हमने चेक सबमिट करी लेकिन वो चेक क्या हुआ, बाउंस हो गई, किसी भी कारण से बाउंस हो गई, साइन मैच नहीं किए, अकाउंट में पैसा नहीं था, या कुछ भी रीजन हो सकता है। तो हमने चेक डिपॉजिट की है, ऊपर वाले केस से मिलता जुलता ही है। ऊपर वाले केस ने बैंक ने पैसा नहीं कलेक्ट किया, दूसरे वाले केस में क्या हुआ, वो डिसऑनर्ड ही हो गया, यानी कि हमारा बैंक स्टेटमेंट बढ़ ही नहीं पाया। कैश बुक का बैलेंस हमने बढ़ा दिया था, उम्मीदें जाग गई थी हमारी, हमने ये सोच लिया था कि सामने वाले ने हमें पैसा दे दिया है, चेक हमें दे दी है, लेकिन हमने चेक डिपॉजिट भी कर दी, लेकिन वो चेक हो गई डिसऑनर्ड। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे कैश बुक के बैलेंस को कर देंगे माइनस। तीसरी बात, चेक रिकॉर्डेड बट नॉट डिपॉजिटेड। अब देखो दूसरे केस में, हम तीसरे केस में क्या समझ रहे हैं, चेक रिकॉर्डेड है लेकिन हम डिपॉजिट करने ही नहीं गए। अच्छा, ये मेरे साथ बड़ा अच्छा खासे लेवल पर होता है। कई पेरेंट्स आकर के चेक दे जाते हैं कि सर इस डेट की चेक है, लगा दीजिएगा। मैं कहता हूँ ओके सर, उसके बाद क्या होता है, मैं भूल जाता हूँ। तो चेक रिकॉर्ड तो कर ली, मतलब मैंने अपने कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर ली, मतलब मैंने उस सामने वाले व्यक्ति को फीस की रिसीट तो दे दी, चेक रिकॉर्डेड कर ली, लेकिन अभी तक डिपॉजिट नहीं किया। ये आलसी प्राणियों के लिए है
कि हमने चेक रिकॉर्ड कर ली है लेकिन हम डिपॉजिट करने नहीं जा पाए, इसका मतलब हमने हमारा कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया होगा, पासबुक अभी भी वही होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते, इसको तो हम बाय बाय कर सकते हैं, इसको तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इस वाले हाथ को यानी कि कैश बुक के बैलेंस को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, कम कर देंगे। तो ये हमारे माइनस की पॉइंट्स होंगे जो कि 3 अभी मैंने आपको बताए। चौथा पॉइंट, अगर बैंक हमसे चार्जेस चार्ज कर ले, यानी कि बैंक अगर हमारे अकाउंट से पैसे काट ले। अब बैंक क्यों अकाउंट से पैसे काटने लगा, बैंक अकाउंट से पैसे काटता है डेबिट कार्ड यूज करने के, बैंक अकाउंट से पैसे काटता है नेट बैंकिंग यूज करने के, बैंक अकाउंट से पैसे काटता है चेक बुक इश्यू करवाने के, तमाम तरीके के खर्चे जो होते हैं बैंक चार्जेस ले लेता है। उन चार्जेस को इवन हमारे पास जो एसएमएस आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड डेबिटेड, ये वाले मैसेजेस का भी वो बैंक अपना चार्ज लेता है। कोई नहीं छोड़ता भाई, इस संसार में कोई नहीं छोड़ता। तो बैंक भी अपने चार्जेस चार्ज करता है। तो बैंक जब अपने चार्जेस चार्ज करेगा, यानी बैंक हमारे अकाउंट से पैसे डिडक्ट करेगा, तो हमारा पासबुक का बैलेंस क्या होगा, कम होगा, कैश बुक का बैलेंस वहीं रहेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कैश बुक के बैलेंस को भी कम करना पड़ेगा, यानी बैंक चार्जेस चार्ज भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसके अलावा हमने बैंक में से लोन ले रखा था, बैंक ने उसका इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, यानी इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक है। बैंक ने अपना इंटरेस्ट ले लिया, ब्याज ले लिया। जब वो छोटे छोटे खर्चे छोड़ नहीं रहे हैं तो इंटरेस्ट तो छोड़ने का सवाल ही नहीं होता। इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, तो जब इंटरेस्ट चार्ज कर लिया यानी हमारे अकाउंट से पैसे कट गए और हमने कैश बुक से अभी तक नहीं काटे हैं, तो काट दो भाई, क्या दिक्कत है, माइनस कर दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड। अब ये डिस्काउंटेड क्या होता है, डिस्काउंटेड का मतलब क्या होता है? देखिए, डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड का मतलब है, बिल ऑफ एक्सचेंज आपको पता ही है, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल को कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज जब हम डिस्काउंट कराते हैं, डिस्काउंट का मतलब समझ लीजिए कि डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। डिस्काउंट का मतलब होता है कि मुझे किसी ने अगले महीने की 15 तारीख की चेक दे दी, सपोज कीजिए मुझे अगले महीने की 15 तारीख की चेक दे दी। अब मुझे उस पैसे के लिए 15 तारीख तक वेट करना पड़ेगा। 15 को मैं चेक लगाऊंगा, 2 दिन 3 दिन में क्लियर होकर के आएगी, 17-18 तारीख तक मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे। और गलती से कहीं अगर कोई छुट्टी पड़ गई, पब्लिक हॉलीडे हो गया, तो भाई साहब आप भूल जाइए वो पैसा, तो आराम से आपका 1 हफ्ते के अंदर आएगा। तो मुझे पैसों की ज़रूरत अगर आज है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उस चेक को लेकर के अपने बैंक के पास जा सकता हूँ, उस बिल ऑफ एक्सचेंज को लेकर के अपने बैंक के पास जा सकता हूँ और बैंक से ये कह सकता हूँ कि मुझे इसका पैसा आज दे दो, भले ही इसका कोई इंटरेस्ट चार्ज कर लो, भले ही मुझे इसका कुछ ब्याज ले लो, भले ही इसका कुछ चार्जेस ले लो, लेकिन मुझे इसका पैसा आज ही दे दो। तो बैंक कहेगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक क्या करेगा, बैंक मान लीजिए 10,000 की चेक थी, बैंक कहेगा ठीक है, काम करो 9,000 रुपये हमसे अभी लो, नगद लो। बैंक 9,000 रुपये हमें दे देगा और 10,000 की चेक बैंक रख लेगा, या 10,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक रख लेगा। जब बैंक 10,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज रख लेगा, अगले महीने की 15 तारीख को बैंक उस चेक को या बैंक उस बिल ऑफ एक्सचेंज को लगाएगा और बैंक के अकाउंट में कितने रुपए आएंगे, बैंक के अकाउंट में आएंगे 10,000 रुपये और हमें कितने मिले, 9,000 रुपये। 1,000 रुपये कहाँ गए, 1,000 रुपये मिल गए बैंक को, किस चीज़ के, डिस्काउंटेड कराने के। तो हमने बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटेड करा लिया था, यानी कि हमें पैसे मिल गए थे, हमारे पास पैसा आ गया था, लेकिन हुआ ये कि हमने क्या किया, वो डिसऑनर्ड हो गया। यानी हमारे पास जब कैश आया होगा तो हमने अपना कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया होगा। क्या किया होगा, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया होगा। हम गए बैंक में, 9,000 रुपये मिल गए, हम आए घर पे, हमने कैश बुक में देखा, हमने कैश बुक में बढ़ा दिया बैलेंस, लेकिन क्या हुआ, वो बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया डिसऑनर्ड। अब बैंक हमें बुलाएगा, बैंक कहेगा ला भाई पैसे वापस कर, तो हम क्या करेंगे, पैसे वापस देने पड़ेंगे, यानी कि हमारे क्या करना पड़ेगा, वापस से कैश बुक को हमें क्या करना चाहिए, माइनस करना पड़ेगा, मजबूरी है। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक। अच्छा, बैंक क्या करता है ना, कुछ पेमेंट्स डायरेक्टली कर देता है, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं बोलने की जरूरत पड़ती, क्योंकि हम पहले ही उसको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दिए हुए होते हैं। हम डायरेक्ट पेमेंट करते हैं बैंक को
एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस का मतलब हमने बैंक को कह दिया कि भाई देख मेरे हर महीने की ईएमआई काट लियो, ठीक है ना, जहां जहां पैसे देने हैं, इंश्योरेंस का पैसा देना है हर महीने काट लेना। आजकल पेटीएम पे सुविधाएं आने लग गई हैं कि आपको नोटिफिकेशन आएगा, या तो नोटिफिकेशन आएगा, अगर आप उसको ऑटोमेटिक ऑन कर देते हैं तो फिर क्या होता है कि आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसा डिडक्ट हो जाएगा। लाइट का बिल आया, आपको जब तक पता चलता तब तक पेटीएम ने अपने आप भर दिया। पानी का बिल आया, पेटीएम ने अपने आप भर दिया। तो डायरेक्ट पेमेंट होगा बैंक की तरफ से हमारे एज पर हमारे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस की वजह से, जिसको हम क्या करेंगे, हमारे बैंक अकाउंट से पेमेंट कट गया, हमें पता नहीं था, लेकिन बाद में पता चला तो हम कैश बुक से क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा हो सकता है कि चेक हमने इश्यू कर दी लेकिन हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की। मतलब चेक हमने इश्यूड कर दी है, हमने चेक किसी को दे दी कि ले भाई ले जा, जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी, चेक इश्यूड, लेकिन हमने क्या किया, हमने उसको अपने कैश बुक में नहीं लिख पाए। क्यों नहीं लिख पाए, हमें दुख ज़्यादा था, हमें ज़्यादा दुख हो रहा था कि हमने पैसा किसी को दे दिया। तो चेक इश्यू कर दी लेकिन कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड करी, तो हम क्या करेंगे, हम इसको माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर देंगे भाई, हमने अपने कैश बुक से तो माइनस कर ही दिया होगा ना, चेक हमने इश्यू किए तो हमारे अकाउंट से तो पैसा कट ही जाएगा, लेकिन कैश बुक से भी नहीं कटा, तो हम क्या करेंगे, कैश बुक से भी इस पैसे को माइनस कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट आ सकता है, रॉन्ग डेबिट बाय दी बैंक। देखो बैंक ना बड़ा चालाक होता है, कभी क्रेडिट कर सकता है ना, तो कभी डेबिट भी कर देगा, एक्स्ट्रा पैसे काट लेगा। अच्छा, जब पैसे बैंक एक्स्ट्रा भेज देता है ना, तो हम शांत होकर के बैठ जाते हैं, चुप होकर बैठ जा भाई, कुछ नहीं है, नहीं आया, किसी को नहीं पता, हमें भी नहीं पता। क्यों, क्योंकि हमें लगता है कि शायद अच्छी बात है ना, पैसा आ गया। लेकिन जब डेबिट होता है तो हम पूरा बैंक हिला देते हैं, पूरा हिला देते हैं, मतलब इतना कि हम मुंबई जहाँ उनकी हेड ऑफिस होंगे सब जगह हिला डालेंगे। पैसा कटा कैसे, 100 रुपये मेरे अकाउंट से काटे कैसे। तो रॉन्ग डेबिट बाय बैंक अगर कर दे, बैंक अगर गलती से अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर दे, तो क्या होगा, अकाउंट का स्टेटमेंट कम हो जाएगा, कैश बुक वहीं रहेगी। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए बताओ, फटाफट से जल्दी से बताओ क्या करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कमेंट सेक्शन में बताओ, ऐसे ही बता दो। चलिए, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये सारे पॉइंट्स होंगे जिनको हमें माइनस करना पड़ेगा। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट आ सकते हैं, अगर वो पॉइंट्स आते हैं तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, और करना कुछ नहीं है, सवाल सही करके आइएगा, गलती मत कीजिएगा। बुद्धि ऐसे ही लगा लेना कि कौन सी चीज़ प्लस है, कौन सी चीज़ माइनस है, और आपको क्या करना है, जो मैंने आपको टेक्निक बताई है प्लस और माइनस वाली, उस टेक्निक को इस्तेमाल करना है, उस टेक्निक को ध्यान रखना है, और उसके बाद आपको क्वेश्चन को करना है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब मैं आपको एक फॉर्मेट बता देता हूँ, जिस फॉर्मेट के हिसाब से आप सवाल लगा सकते हैं। देखिए, इसके दो फॉर्मेट्स हैं, एक प्लस माइनस वाला फॉर्मेट भी है और एक डिटेल्स और अमाउंट वाला फॉर्मेट भी है। मैं आपको जो बताने वाला हूँ डिटेल्स और अमाउंट वाला बताने वाला हूँ, आसान रहेगा। हालांकि आप चाहेंगे प्लस माइनस वाला तो मैं उसको भी बता दूंगा, अगर आप चाहते हैं कि मैं प्लस माइनस वाला भी बताऊं तो उसको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको उस मेथड के थ्रू भी समझा दूंगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले बैलेंस एज पर कैश बुक लिखना पड़ेगा। जो पॉइंट हमें दिया हुआ है डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, जो भी बैलेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है उस बैलेंस का हम फाइनल यहां पर अमाउंट लिख दें, ठीक है ना। जो भी हमारे को बैलेंस दे रखा हो उस बैलेंस को हम यहां पर लिख दें अमाउंट के सेक्शन में। इसके बाद जो ऐड और माइनस वाली चीजें हैं उन ऐड को इधर लिख लें, लेस को इधर लिख लें। देखो, सवाल करने का तरीका समझ लीजिए, अकाउंट्स में ज्यादातर बच्चों को तरीका ही नहीं पता, जिसकी वजह से पेपर छूटते हैं। मैं आपको तरीका भी बता देता हूं। सबसे पहले बीआरएस के सवाल को पढ़ें, एक एक पॉइंट को पढ़ें, और वही वाली जो मैंने हाथ वाली जो टेक्निक बताई उस टेक्निक के इस्तेमाल से आप ये समझ लें कि ये पॉइंट प्लस होगा या ये पॉइंट माइनस होगा। अगर प्लस हो रहा है तो क्वेश्चन के आगे ही, पॉइंट के आगे ही लिख दें प्लस, माइनस हो रहा है तो पॉइंट के आगे ही लिख दें माइनस। सबसे पहला काम आप ये करें। उसके बाद आप क्या करें, ऐड वाली सारी चीजें एक साथ लिखें। ऐड वाली सारी चीजों को लिख करके डिटेल्स के अंदर उसका अमाउंट लिखें, टोटल करें, और उसके बाद लेस वाली सारी चीजें यहां लिखें। लेस वाली सारी चीजों को लिखने के बाद उनका भी डिटेल्स में लिखें। जो टोटल अमाउंट है उसमें से जो चीजें प्लस होनी है उनको प्लस करें, जो चीजें माइनस होनी है उनको माइनस करें, और लास्ट में जो आपका बैलेंस निकलेगा वो बैलेंस होगा आपका बैलेंस एज पर पासबुक होना चाहिए। और पासबुक का भी कौन सा बैलेंस होना चाहिए,
बताओ फटाफट से, कौन सा बैलेंस होना चाहिए भाई? ऊपर डेबिट लिया है तो नीचे कौन सा हो जाएगा? क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा नीचे जो बैलेंस आएगा वो आ जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। और कौन सा बैलेंस होगा? वो बैलेंस होगा हमारा क्रेडिट का बैलेंस। तो इसलिए इस तरीके से आपको सवाल करना है। प्लस माइनस वाले कॉन्सेप्ट में भी कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डिटेल्स की जगह आप प्लस लिख देते हैं, यहां पर अमाउंट की जगह आप माइनस लिख देते हैं। जो चीज़ें प्लस वाली हैं वो प्लस में लिख देते हैं, जो चीज़ें माइनस वाली हैं वो माइनस में लिख देते हैं। प्लस वाली का टोटल से माइनस वाली का टोटल माइनस कर देते हैं। दैट्स इट, खत्म। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो पहला केस और फोर्थ केस याद रखना सेम है। पहला केस अगर अच्छे से समझ में आ गया तो फोर्थ केस अपने आप समझ में आ जाएगा। और मैं बताऊं एक टेक्निक, एक ट्रिक और बता देता हूं जाते जाते। ट्रिक ये है, पहला केस अगर समझ में आ गया तो उसका अपोजिट है सेकंड केस। क्या है? पहले का अपोजिट सेकंड केस। यानी जो चीजें पहले वाले केस में प्लस हो रही थी वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी? सेकंड वाले केस में माइनस हो जाएंगी। और जो सेकंड वाले केस में माइनस और प्लस हो रही थी वही सेम थर्ड केस है। तो सेकंड और थर्ड केस आपको यहां क्लियर हो गए। तो फर्स्ट का अपोजिट सेकंड केस, सेकंड और थर्ड सेम, और फर्स्ट का सेम है कौन सा? फोर्थ केस। तो यो ब्रो, आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम शुरू करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का सेकंड केस, यानी केस नंबर 2। और एक एक करके सारे केसेस मैं आपको बताता चलूंगा धीरे धीरे क्लासेस में। कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा एज अ वर्कशीट जिसको आपको लगाना है। और जाते जाते बस इतना ही कहूंगा, जो इस दुनिया की रीत है उस रीत के लिए मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा। और रीत ये है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैंने वचन लिया है कि मैं आपको पास कराऊंगा, मैं आपको अच्छे नंबरों से पास कराऊंगा, आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूंगा। तो मैं कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कराऊंगा। और हाँ, एक और बात मुझे कहनी है जो बाकी सारे लोग भी कहते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर कर दें कि कैसा लगा क्लास में। अच्छा लगा तो भी कमेंट करें, बुरा लगा तो मत करें। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।